क्या आपको पता है एनपीओ एक ऐसा टॉपिक है जिसमें कॉन्सेप्ट सबसे ज्यादा मैटर करते हैं? क्या आपको यह बात पता है कि एनपीओ की प्रैक्टिस करके आप अपने एग्जाम में फुल मार्क्स बड़े आराम से स्कोर कर सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, ये बड़े आराम से जो आपने बोला वो इतना आराम नहीं है। यस, आई अग्री, बट अगर हम इसको अच्छे से कॉन्सेप्चुअली समझ लें तो ट्रस्ट मी, मार्क्स स्कोर करना आसान है। अब वो कैसे करना है, तो मैं आपको देने वाला हूं ये एक डिटेल्ड रिवीजन जिसमें मैं आपको एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक टर्म बताऊंगा और उन टर्म्स का इफेक्ट बताऊंगा कि रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट या इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट या बैलेंस शीट बनाते समय उसे कैसे ट्रीट करना है। और साथ ही साथ इस वीडियो में है आपके लिए एक बोनस, जो बोनस मिलेगा आपको एंड में, जो आपकी इस रिवीजन को 4 चांद लगा देगा। तो आपने क्या करना है, इस रिवीजन वीडियो को एंजॉय करना है और लास्ट में आके जो मैं बोनस आपको देने वाला हूं उस बोनस का आपको वेट करना है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरुआत करते हैं अपना आज का वीडियो। सो बेसिकली एनपीओ होता क्या है? एनपीओ होता है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, यानी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट अर्न करने के लिए काम नहीं करेगी। इसका मतलब उसका ऑब्जेक्टिव अर्निंग प्रॉफिट्स नहीं होगा, उसका ऑब्जेक्टिव सोशल वेलफेयर होगा, राइट? तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको प्रॉफिट हो नहीं सकता। देखिए, एनपीओ यानी कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, अगर वो कोई बिजनेस एक्टिविटी करती है तो उससे उसको प्रॉफिट हो सकता है, पर वो जो प्रॉफिट्स उसको हो रहे हैं उस प्रॉफिट को वो सिर्फ और सिर्फ कहां अप्लाई करेगा? सोशल वेलफेयर के लिए अप्लाई करेगा, राइट? तो एनपीओ का पर्पस सिंपल है, द पर्पस ऑफ एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एनपीओ इज सोशल वेलफेयर। ओके, अब इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है? जैसे कि आप फाइनल अकाउंट्स बनाते हो सोल प्रोप्राइटरशिप के और पार्टनरशिप के, और उसके अंदर आप क्या करते हो, उसके अंदर आप ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाते हो, वैसे ही सेम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपको एनपीओ के भी बनाने होते हैं। अब एनपीओ के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं उसमें ट्रेडिंग पीएनएल नहीं बनता, क्योंकि पीएनएल का मतलब है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ये तो प्रॉफिट के लिए काम ही नहीं कर रहा, तो क्यों बनाना भाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट? तो इन दैट केस एनपीओ को बनाने पड़ते हैं 2 अकाउंट और एक बैलेंस शीट। सबसे पहले 2 अकाउंट कौन से? सबसे पहला अकाउंट होता है रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, जिसके अंदर बेसिकली एनपीओ अपनी रिसीट्स और पेमेंट को रिकॉर्ड करता है। आगे डिस्कस करेंगे कि रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में पूरी तरीके से क्या आता है। दूसरे नंबर पे बनाना होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, विच इज अ लुक लाइक वर्जन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। द ओनली थिंग इज नाम बदल दिए। नाम क्यों बदल दिए भाई? वहां पे प्रॉफिट और लॉसेज होते थे, यहां पर प्रॉफिट और लॉसेज नहीं हो सकते, तो यहां पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर की बात हो रही है, राइट? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या आता है ये भी हम डिस्कस करेंगे आगे वीडियो में। इसके बाद तीसरे नंबर पर बनानी होती है बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो आपको चाहिए सारे बैलेंसेस। अब यहां पर आपको क्वेश्चन कैसा देखने को मिलने वाला है? जैसे फाइनल अकाउंट्स में आपको क्वेश्चन मिलता था कि आपको ट्रायल बैलेंस दे रखा है और आपको फाइनल अकाउंट्स बनाकर दिखाने हैं, यानी कि ट्रेडिंग पीएनएल और बैलेंस शीट बनानी है। यहां पर जो आपका क्वेश्चन है वो 3 तरीके से आ सकता है। एक तो ये ट्रायल बैलेंस दे देगा और आपको बोलेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट बनाकर दिखाओ। दूसरा तरीका यह कि आपको रिसीट्स एंड पेमेंट दे देगा, उसकी हेल्प से आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट बनानी है, या फिर वो आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर दे देगा और आपको रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी है। अब आपके पास 2 तरीके हैं क्वेश्चन को समझने के, या तो इन तीनों को अलग अलग तरीके से करिए या फिर इन तीनों को एक ही तरीके से करिए। अब अगर आप एक तरीका समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को आगे कंटिन्यू कर लीजिए। अब मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो एनपीओ के लिए यूज होती है, और साथ साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा उन सभी का ट्रीटमेंट। तो हमारी सबसे पहली टर्म है कैपिटल फंड। नाउ व्हाट इज कैपिटल फंड, हम ये समझते हैं। कैपिटल फंड की बात करी जाए तो कैपिटल फंड जैसे फर्म्स के अंदर सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में कैपिटल होती है ना ओनर की, वैसे यहां पर होता है कैपिटल फंड। कैपिटल फंड बेसिकली वो पैसा होता है जो आपके पास इनकम और एक्सपेंडिचर को हटाने के बाद बच जाता है, या फिर कहीं और से एक पैसा आया जिसको हमने डायरेक्टली कैपिटल फंड में ऐड कर दिया। कैपिटल फंड का दूसरा नाम होता है जनरल फंड, और इसको हम बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे डिस्क्लोज करते, शो करते। नाउ क्वेश्चन में आपको यह ध्यान रखना है कि आपको कैपिटल फंड ओपनिंग गिवन है या नहीं है, क्योंकि ओपनिंग कैपिटल फंड में ही तो आप इस साल का सरप्लस या डेफिसिट ऐड या लेस करोगे। तो सबसे पहले आपको चाहिए ओपनिंग कैपिटल फंड। तो आपको यह चेक करना है ओपनिंग कैपिटल फंड गिवन है या नहीं है। अगर वो गिवन है बढ़िया, पर अगर नहीं गिवन तो आपको पहला वर्किंग नोट मिल गया स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। ये हमने अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स में भी समझा था कि अगर हमारे को कैपिटल नहीं गिवन है तो हमें बनाना पड़ता है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, जिसमें हम एक साइड एसेट्स लिखते हैं, एक साइड लायबिलिटीज लिखते हैं, और दोनों का जो भी डिफरेंस आता है वो बन जाता है हमारा कैपिटल फंड, राइट? देन इसके बाद दूसरे नंबर पर आपको यह समझना है कि जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब हम फर्म्स का बनाते हैं
तो वहां पर आता था डेबिट साइड पे नेट प्रॉफिट और क्रेडिट साइड पे जो बचता था उसको हम बोलते थे नेट लॉस। लेकिन एनपीओ के केस में जो डेबिट साइड पे बचता है उसको हम बोलते हैं सरप्लस। सीधी बात बोलूं तो इनकम ओवर एक्सपेंडिचर इज नोन एज सरप्लस, यानी कि अगर आपकी इनकम आपके एक्सपेंडिचर से ज्यादा है तो वो सरप्लस है और ये सरप्लस कैपिटल फंड में जाके ऐड हो जाता है। दूसरे नंबर पर आता है डेफिसिट, जब आपके एक्सपेंडिचर इनकम से ज्यादा है। तो अगर आपके एक्सपेंडिचर इनकम से ज्यादा है तो क्रेडिट साइड पे जो बचेगा उसे हम बोलेंगे डेफिसिट और वो डेफिसिट जो है वो कैपिटल फंड में से जाके माइनस हो जाएगा। देन इसके बाद है एंट्रेंस फीस या एडमिशन फीस। एंट्रेंस फीस और एडमिशन फी का मतलब होता है कि कोई भी मेंबर आपके पास पहली बार आया मेंबर बनने के लिए तो आप उससे एक एंट्रेंस या एडमिशन फीस चार्ज कर रहे हो। नाउ यहां पर इसका ट्रीटमेंट आपको एज पर क्वेश्चन करना है। अगर क्वेश्चन कहता है कि एंट्रेंस फीस को रेवेन्यू नेचर का मान लो तो आप उसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्रेडिट साइड पे ले जाना, अपनी इनकम ट्रीट कर लेना। अगर क्वेश्चन कहता है नहीं 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 इसे कैपिटलाइज कर दो या कैपिटल नेचर का मान लो तो डायरेक्टली इसे कैपिटल फंड में ले जाकर बैलेंस शीट में ऐड कर देंगे। एंड इफ नथिंग इज गिवन इन द क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन साइलेंट है, तो हम उसे कैपिटल नेचर का मान के कैपिटल फंड में ऐड कर देंगे। अगर किसी भी टॉपिक में आपको लग रहा है कि थोड़ा सा भी डाउट है तो आप उस टॉपिक को रिवाइंड करके देख सकते हैं, आपको पूरी बात क्लियर हो जाएगी, राइट। तीसरे नंबर पर आती है लाइफ मेंबरशिप फीस। नाउ लाइफ मेंबरशिप फीस का मतलब होता है कि कोई मेंबर हमारे पास आया, वो कहता है कि मैं साल साल हर साल फीस नहीं दे सकता, एक बार फीस पकड़ो, जितना जब तक मैं जिंदा हूं आपकी सर्विसेज लूंगा। तो इन दैट केस वो फीस हो गई लाइफ मेंबरशिप फीस। नाउ इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ क्लब या इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एनपीओ टू गिव द सर्विस टू दैट पर्सन टिल ही इज अलाइव। तो in that case this shall not be treated as revenue receipts, it shall be treated as capital receipts और capital receipt directly capital fund में जाकर ऐड हो जाएगा। देन इसके बाद है हमारे पास लीगेसी। अब लीगेसी का मतलब क्या होता है? लीगेसी का मतलब होता है कोई भी प्रॉपर्टी जो आपको अंडर अ विल मिली है। अंडर अ विल का मतलब अगर कोई बंदा जिंदा था उसने एक विल लिख दी और उस विल के तौर पे आपको प्रॉपर्टी मिल गई तो वो होती है लीगेसी। अब लीगेसी भी एक तरह से कैपिटल नेचर की होती है और इसको भी हम कैपिटल फंड में डायरेक्टली ले जाकर ऐड कर देते हैं। अब बारी है सबसे इंपॉर्टेंट अकाउंट की, दैट इज रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट बेसिकली एक समरी होती है कैश बुक की। कैश बुक की समरी का मतलब कैश बुक में कोई भी ट्रांजैक्शन जब रिकॉर्ड होती है तो लेट्स से अगर एक कंपनी को डोनेशन मिली और डोनेशन 5 बार मिली साल में, तो कंपनी क्या करेगी, यानी एनपीओ क्या करेगा, कैश बुक में उसे रिकॉर्ड करेगा 5 बार, 10 बार मिलेगा 10 बार, यानी कि जिस डेट पे मिलेगी क्रोनोलॉजिकली उसी डेट पे ऑर्डर रिकॉर्ड कर लेगा वो। लेकिन रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में उसे रिकॉर्ड किया जाएगा टोटल अमाउंट से एक बार। तो बेसिकली देखा जाए तो ये एक समरी हो गई, राइट। अब रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट क्यों बनाया जाता है? टू एनालाइज द कैश पोजीशन ऑफ योर एनपीओ। डन। अब रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में 3 बातों का आपको खास ध्यान रखना है। पहली बात, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट को मतलब है सिर्फ और सिर्फ कैश रिसीव्ड और कैश पेड से, दैट्स इट। इसका मतलब दूसरा बात कि क्या नेचर है ट्रांजैक्शन का, इस बात से रिसीट्स एंड पेमेंट को फर्क ही नहीं पड़ता। नेचर का मतलब क्या हुआ, अगर आपने एसेट खरीदी है वो भी आएगा और अगर आपने सैलरी पे करी है वो भी आएगा। इसका मतलब कैपिटल नेचर की ट्रांजैक्शन भी आएगी और रेवेन्यू नेचर की ट्रांजैक्शन भी रिसीट्स एंड पेमेंट में आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि उसको मतलब सिर्फ और सिर्फ कैश रिसीव्ड और कैश पेड से है, वो पर्पस कुछ भी हो सकता है। तीसरी बात, आप कौन से ईयर के लिए कैश पे कर रहे हो या कौन से ईयर के लिए कैश रिसीव कर रहे हो, इस बात को भी रिसीट्स एंड पेमेंट से फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब अगर आपने करंट ईयर में कैश पे किया, चाहे करंट ईयर के लिए, चाहे प्रीवियस ईयर के लिए, चाहे नेक्स्ट ईयर के लिए, रिसीट्स एंड पेमेंट को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो कहेगा कैश पेड है तो क्रेडिट साइड पे लिख दो, कैश रिसीव्ड है तो डेबिट साइड पे लिख दो, दैट्स इट, कहानी खत्म। इसका मतलब बात बहुत सिंपल है, वो ये है कि रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट जो है वो बनता है कैश बेसिस पे। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट को नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन से फर्क नहीं पड़ता और रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट को ट्रांजैक्शन कौन से ईयर को बिलोंग करती है इससे भी फर्क नहीं पड़ता। वेयरएज अगर मैं बात करूं इनकम एंड एक्सपेंडिचर के बारे में तो इट इज जस्ट लाइक अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर की ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होती हैं, सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर की ट्रांजैक्शन, यानी कि अगर ये करंट ईयर की सैलरी है तो प्रॉफिट एंड लॉस में आएगी, अगर ये करंट ईयर की सैलरी नहीं है, नेक्स्ट ईयर की सैलरी है तो पीएनएल में नहीं आएगी, प्रीपेड सैलरी माइनस कर देते हैं, और अगर आउटस्टैंडिंग सैलरी होती है तो प्लस कर देते हैं। तो सिंपल सी बात है कि यहां पर भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में अगर वो करंट ईयर की इनकम है तो वो आएगी और अगर वो करंट ईयर की इनकम नहीं है
तो वो नहीं आएगी। अगर वो करंट ईयर का एक्सपेंडिचर है तो आएगा, करंट ईयर का एक्सपेंडिचर नहीं है तो नहीं आएगा। तो इसका मतलब रिसीट्स एंड पेमेंट को ईयर से फर्क नहीं पड़ता था, बट इनकम एंड एक्सपेंडिचर को ईयर से फर्क पड़ता है। वेयरएज रिसीट्स एंड पेमेंट को इस बात से फर्क पड़ता था कि कैश आया या नहीं आया, ये कैश आया तभी रिकॉर्ड होगा, नहीं आया तो रिकॉर्ड नहीं होगा। वेयरएज इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्या कहता है, आई डोंट केयर कैश आए या ना आए, यहां पर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी अगर वो इनकम है, अगर वो एक्सपेंडिचर है और अगर वो इस साल का है तो मतलब अगर आपको मैं सिंपल भाषा में बोलूं तो रिसीट्स एंड पेमेंट में 3 चीजें ध्यान रखनी है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में भी 3 चीजें ध्यान रखनी है। एक एक करके बात करते हैं। रिसीट्स एंड पेमेंट में सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन आएंगी, irrespective of the nature of transaction, irrespective of the period of transaction. Done. और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में भी 3 ट्रांजेक्शन आएंगी। सबसे पहला सिर्फ रेवेन्यू नेचर के ट्रांजेक्शन आएंगी, यानी कि इनकम और एक्सपेंडिचर, कैपिटल नेचर नहीं आएगा। दूसरा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अंदर सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर की ट्रांजेक्शन आएंगी, प्रीवियस और नेक्स्ट ईयर की ट्रांजेक्शन नहीं आएगी, और अगर आ रखी है तो उसको हटा देंगे। तीसरा, अगर वो कैश पेड है और करंट ईयर का है तो भी आएगा, अगर कैश पेड नहीं है लेकिन करंट ईयर का है तो भी आएगा। तो ये डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समझने के लिए, आगे के लिए। देन इसके बाद आती है डोनेशन। डोनेशन 2 तरीके की होती है, एक जनरल डोनेशन और एक स्पेसिफिक डोनेशन। अगर आपके पास जनरल डोनेशन आई है तो ये आपकी इनकम बन जाएगी और ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर की क्रेडिट साइड पे चला जाएगा। और अगर आपके पास स्पेसिफिक डोनेशन आई है, नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पेसिफिक डोनेशन, अगर आपके पास डोनेशन किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए आई है तो फिर वो उसी पर्पस में यूज कर सकते हो, आप उसे कहीं और यूज नहीं कर सकते, तो वो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे आएगा। लायबिलिटी साइड पे आपने लिख दिया, मान लीजिए अब उसको फ्यूचर में आपने किसी पर्पस के लिए यूज कर लिया, मतलब उसी पर्पस के लिए आपने यूज कर लिया, तो इन दैट केस हम अपनी लायबिलिटी को उतने अमाउंट से कम कर देंगे, लेकिन हम उसे अपना एक्सपेंस नहीं मानेंगे। अब क्या मतलब है इसका, मैं आपको मतलब समझाता हूं, यहां लिखा हुआ नहीं है, आप सिर्फ मुझे सुनिए। मान लो मेरे पास एक मैच फंड आया, अब जैसे ही मेरे पास मैच फंड आया तो वो रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में डेबिट साइड पे चला जाएगा, क्योंकि फंड आया। और ये मैच फंड मैं अपनी इनकम नहीं मानूंगा, ये मैच फंड मैं लायबिलिटी मानूंगा। क्यों लायबिलिटी मानूंगा, क्योंकि मैच फंड एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए आया है। अब कल मैंने मैचेस करवाए और मैच के एक्सपेंसेस हो गए, अब मैच के एक्सपेंसेस रिसीट्स एंड पेमेंट की क्रेडिट साइड पे आएंगे। क्यों आएंगे, क्योंकि हमने पैसा पे किया। अब क्योंकि एक्सपेंसेस है तो दिमाग ये चलेगा कि इस एक्सपेंसेस को उठाकर इनकम एंड एक्सपेंडिचर की डेबिट साइड पे डाल दो, बट द आंसर इज नो, बिकॉज यू ऑलरेडी हैव मैच फंड। तो पहले मैच एक्सपेंसेस कहां से माइनस होंगे, मैच फंड में से, जो हमारी लायबिलिटी साइड पे है। और उसके बाद अगर मैच लायबिलिटी फंड कम पड़ गया, मैच फंड कम पड़ गया, तो बचे हुए एक्सपेंस जो है वो कहां पे आएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। अब आपके मन में डाउट आया, अगर वो ज्यादा हो गया तो कुछ नहीं होगा, मैच फंड बचा हुआ वही लायबिलिटी साइड पे पड़ा रहेगा, दैट्स इट। ठीक है जी। देन इसके बाद कहानी आती है सब्सक्रिप्शन, और ये है जी इस पूरे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। और सब्सक्रिप्शन क्या है, उसके लिए सबसे बेस्ट है आप एक सब्सक्रिप्शन का अकाउंट बना लो। पर पहले समझते हैं व्हाट इज द अमाउंट ऑफ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है एक पेमेंट करना ऑन रेगुलर बेसिस बाय अ मेंबर टू एन एनपीओ। यानी कि अगर एक मेंबर है और वो अपने एनपीओ को एक रेगुलर इंटरवल्स पे पेमेंट कर रहा है तो उसे हम बोलते हैं सब्सक्रिप्शन। जैसे यार आप लोग नेटफ्लिक्स का या फिर यूट्यूब प्रीमियम का ही ले लो, या किसी भी चीज का आप हर महीने या हर साल जो पैसा पे करते हो उसके कंटेंट को यूज करने के लिए, तो उसे हम बोलते हैं बेसिकली सब्सक्रिप्शन, राइट। तो अगर एनपीओ अपनी सर्विसेज अपने एक मेंबर को देना चाहता है तो मेंबर को हर साल या हर महीने पे करनी पड़ेगी सब्सक्रिप्शन। अब क्या होता है, कुछ मेंबर बढ़िया होते हैं जो टाइम पर सब्सक्रिप्शन दे जाते हैं, कुछ मेंबर्स अच्छे नहीं होते जो टाइम पर सब्सक्रिप्शन नहीं देते, पर कुछ मेंबर्स तो बहुत ही बढ़िया होते हैं। कहां से आते हैं ये लोग, क्यों, क्योंकि वो मेंबर्स टाइम से पहले ही पेमेंट दे जाते हैं। अब यहां पर हमने क्या करना है, एक सब्सक्रिप्शन का अकाउंट बनाना है, राइट। अब ये अकाउंट कैसे बनाना है, ये आपकी स्क्रीन पे है। इस अकाउंट में आपने क्या करना है, सबसे पहले ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहले ये ढूंढिए कि सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स कितना है। एरियर्स का मतलब कितना सब्सक्रिप्शन ड्यू है जो अभी तक रिसीव नहीं हुआ। एनपीओ के लिए वो एसेट होती है, तो ओपनिंग बैलेंस डेबिट में लिख देंगे और क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट में लिख देंगे, क्योंकि एसेट का ओपनिंग डेबिट में आता है और क्लोजिंग क्रेडिट में आता है। डन हो गई बात।
देन इसके बाद कितनी सब्सक्रिप्शन ऐसी है जो एडवांस में आ रखी है, तो ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में लिख देंगे और क्लोजिंग बैलेंस डेबिट में लिख देंगे, क्योंकि एडवांस हमारे लिए लायबिलिटी होती है और लायबिलिटी का ओपनिंग क्रेडिट में आता है, क्लोजिंग डेबिट में आता है। जो भी सब्सक्रिप्शन हमें करंट ईयर में रिसीव हुई है, डज नॉट मैटर वो कौन से ईयर के लिए हुई है, अगर वो करंट ईयर में रिसीव हुई है तो वो रिसीट्स एंड पेमेंट में डेबिट साइड पे आएगी। तो एंट्री पास हो जाएगी रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन, तो सब्सक्रिप्शन के अकाउंट में क्रेडिट साइड पे आ जाएगा बाय रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। तो अब जो बैलेंसिंग फिगर बचेगी वो बन जाएगी हमारी सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर, यानी कि हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जो ट्रांसफर हो जाएगा। तो यानी कि अब आपको क्वेश्चन में 6 में से कोई 5 फिगर देगा, ठीक है, और 30 फिगर वो मिसिंग कर देगा, वो आपको निकालनी होगी। मेनली क्वेश्चन में अगर रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है तो आपको इनकम दी होगी, और अगर आपको रिसीट सब्सक्रिप्शन वो बनाना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना है, तो आपको रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर दिया होगा। तो आपको यह ध्यान रखना है कि रिसीट दे रखा है या इनकम फॉर द ईयर दे रखी है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, अगर दिया है सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर तो ये आपकी इनकम है, तो वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा क्रेडिट साइड पे, तो सब्सक्रिप्शन के अकाउंट में डेबिट साइड पे। और अगर आपको दिया है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, तो ये रिसीव्ड है, ये रिसीट्स एंड पेमेंट में डेबिट साइड पे जाएगा और सब्सक्रिप्शन के अकाउंट में क्रेडिट साइड पे जाएगा। तो ये सब्सक्रिप्शन का अकाउंट आपको छोटा सा बनाना पड़ेगा। हमारी नेक्स्ट टर्म है एक्सपेंसेस की, बट इससे पहले मैं एक्सपेंस पे बढ़ूं, मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूं। मेरे पास एक और तरीका था सब्सक्रिप्शन को समझाने का, जिसमें हम प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग जो है वो माइनस कर देते, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग प्लस कर देते। बट वो जो तरीका है ना, उस तरीके से आपको रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाते समय अलग ट्रांजेक्शन करना होता है, मतलब अलग प्लस माइनस करना होता है, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाते समय आपको अलग प्लस माइनस करना होता है। ये जो मैंने आपको तरीका कराया, ये एक स्टैंडर्ड तरीका है, जो चाहे रिसीट्स एंड पेमेंट बनाना हो चाहे इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना हो, आपके दोनों में ये हेल्प करेगा, राइट। और ये सेम तरीका एक्सपेंसेस में भी लग जाएगा। कैसे? अब मैं आपको एक्सपेंसेस दिखाता हूं। देखो, अगर एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है तो इसका मतलब एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग हमारी क्या होती है? लायबिलिटी होती है। लायबिलिटी का नेचर क्रेडिट होता है, तो ओपनिंग क्रेडिट साइड पे जाएगा और क्लोजिंग डेबिट साइड पे जाएगा। अगर एक्सपेंस प्रीपेड है, प्रीपेड एक्सपेंस हमारी एसेट होती है, एसेट का नेचर डेबिट होता है, तो ओपनिंग डेबिट में जाएगा, क्लोजिंग क्रेडिट में जाएगा। इसके बाद एक्सपेंस पेड की जर्नल एंट्री क्या होती है? एक्सपेंस पेड की जर्नल एंट्री होती है एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। तो एक्सपेंस के अकाउंट में डेबिट साइड पे आ जाएगा टू रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, राइट। अब टू रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट आ गया डेबिट साइड पे, तो मतलब ये रिसीट्स में जाके रिसीट्स एंड पेमेंट में जाके क्रेडिट हो जाएगा। अब जो डिफरेंस होगा वो हमारा करंट ईयर का एक्सपेंस हो जाएगा, वो हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। अब फर्क क्या है? जब आप ये दोनों अकाउंट एक साथ देखोगे तो आपको ये दिखेगा कि सब्सक्रिप्शन जब आउटस्टैंडिंग है तो उसका ओपनिंग डेबिट में आ रहा है, एक्सपेंस जब आउटस्टैंडिंग है तो उसका ओपनिंग क्रेडिट में आ रहा है। सर ये डिफरेंस क्यों? बेटा, सब्सक्रिप्शन हमारी इनकम होती है और एक्सपेंस हमारा एक्सपेंस होता है। इनकम अगर आउटस्टैंडिंग है तो वो एसेट है, और एक्सपेंस अगर आउटस्टैंडिंग है तो वो हमारी लायबिलिटी है। तो आपने ना नेचर को देखना है, यानी कि अगर उसका नेचर लायबिलिटी है तो ओपनिंग क्रेडिट में, क्लोजिंग डेबिट में, और अगर नेचर एसेट है तो ओपनिंग डेबिट में, क्लोजिंग क्रेडिट में। डन। देन इसके बाद हमारा कंज्यूमेबल आइटम। कंज्यूमेबल आइटम के लिए यू हैव टू मेक 2 अकाउंट्स। एक आपका बनेगा कंज्यूमेबल आइटम का अकाउंट और एक आपका बनेगा क्रेडिटर्स का अकाउंट। जो कंज्यूमेबल आइटम है वो एक हमारे लिए बेसिकली आइटम है, स्टॉक है, तो उसका ओपनिंग स्टॉक डेबिट में आएगा और क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट में आएगा। सिंपल है, ट्रेडिंग अकाउंट की तरह ओपनिंग डेबिट में, क्लोजिंग क्रेडिट में। अगर कोई परचेज करे तो वो डेबिट में आ जाएगा टू परचेज। अब परचेज दो होती है, कैश परचेज और एक क्रेडिट परचेज। कैश परचेज डायरेक्टली रिसीट्स एंड पेमेंट से मिल जाएगी, और क्रेडिट परचेज जो है उसके लिए हम क्रेडिटर्स का अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। क्रेडिट साइड पे अगर आपने कोई सेल करी है तो सेल की कॉस्ट आएगी, क्योंकि हम इस अकाउंट में प्रॉफिट नहीं लिखेंगे, तो क्रेडिट साइड पे उसकी कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगी। तो जो बैलेंसिंग फिगर होगी वो आपकी कंजम्पशन बन जाएगी, और वो कंजम्पशन इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेबिट साइड पे चली जाएगी। क्रेडिटर्स का अकाउंट क्योंकि क्रेडिटर है और क्रेडिटर हमारी लायबिलिटी होती है, तो क्रेडिटर का ओपनिंग क्रेडिट में आएगा, क्लोजिंग डेबिट में आएगा। अगर आपने बाई चांस क्रेडिटर को एडवांस दे रखा है तो उसका एडवांस डेबिट में आ जाएगा, ओपनिंग, और क्लोजिंग में आ जाएगा उसका क्लोजिंग एडवांस, क्रेडिट साइड पे क्लोजिंग एडवांस। और जितना आपने क्रेडिटर को पैसा दिया, क्रेडिटर को पैसा देने की जर्नल एंट्री होती है क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, तो क्रेडिटर की डेबिट साइड पे आ जाएगा टू रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। देखो मैं आपको क्लियर बता रहा हूं, ये मेथड जरूर हो सकता है लेंदी हो, लेकिन ये मेथड सॉलिड है, प्रूव्ड है, और बेटा ये कॉन्सेप्चुअल नॉलेज है। इस कॉन्सेप्चुअल नॉलेज को ग्रैब करना थोड़ा सा हार्ड हो सकता है, बट दैट डज नॉट मीन इट कैन नॉट बी अचीव थ्रू प्रैक्टिस। यू जस्ट हैव टू प्रैक्टिस इट, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना। क्योंकि ये एक बार समझ लिया तो ये अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स में भी लग जाएगा, फाइनल अकाउंट्स में भी लग जाएगा, एनपीओ में भी लग जाएगा, तीनों चैप्टर आपके लिए एक जैसे हो जाएंगे, राइट। कंज्यूमेबल आइटम के बाद
हमारा ये टॉपिक जो है वो यहां पे कंप्लीट हो जाता है। अब बारी आती है अपने बोनस टिप की। मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि मैं आपको वीडियो के लास्ट में एक बोनस देने वाला हूं। तो बोनस ये है कि आपको मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर रखी है जिसमें मैंने एनपीओ के 5 टॉप क्वेश्चंस करवा रखे हैं। उसका लिंक ये मैं आपको दे रहा हूं, आप इसके ऊपर क्लिक करो और आप सीधा उस 5 टॉप क्वेश्चंस पे चले जाओगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसको करते ही आपकी एनपीओ में बहुत सॉलिड ग्रिप बन जाएगी। आई एम श्योर, डेफिनेटली श्योर। तो जरूर देखिएगा इस वीडियो को। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका कंसेप्चुअली कोई डाउट रह गया है तो वो वीडियो में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन पे क्लिक करना, क्योंकि आने वाली वीडियोस का अपडेट आपको मिलता रहेगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।